चेक करें तो जो ए, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में। हाँ जी जी। सर। आप किसी पेशेंट को सर्कलाज प्रपोज करें नहीं तो। नहीं सर। हाँ जी। सर मैं रिपीट करती हूँ। हाँ सर जी। अगर कोई पेशेंट हमारे पास सर्वाइकल इलॉन्गेशन के साथ में आए और हम उसका मानचेस्टर प्रिपेयर करें, तो क्या हम उसको जो है वो साथ ही सर्वाइकल सर्कलाज लगा सकते हैं? मैं ये समझा हूँ कि आपके पास पेशेंट आई, जी उसने सर। आपने अल्ट्रासाउंड किया तो सर्वाइकल लेंथ छोटी निकली, जी सर। लेट्स से 34 मिलीमीटर से कम निकली, तो जी फिर सर। आप क्या करेंगे? वो। नहीं सर। जी। सर क्वेश्चन ये था कि अगर कोई पेशेंट मैस कमिंग आउट ऑफ वजाइना के साथ में आए, हमने उसका डायग्नोसिस बनाया कि वो इलॉन्गेशन ऑफ सर्विक्स है और उसके लिए हमने मानचेस्टर रिपेयर किया, तो हम्म। क्या जब हमने मानचेस्टर रिपेयर किया तो ब्लैडर मोबिलाइज करने के बाद में हम उस पेशेंट को सर्वाइकल सर्कलाज लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते, लेकिन उसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है कि सिर्फ इस वजह से कि मैनचेस्टर रिपेयर हुआ है, नहीं। अगर उसकी हिस्ट्री है या आप अल्ट्रासाउंड में नजर आ रहा है कि इंटरनल लॉस जो है खुल रही है और सर्वाइकल लेंथ तो मैनचेस्टर से वैसे ही छोटी हो गई होगी, तो ज्यादा हमारा एम्फेसिस होगा इंटरनल लॉस पे। अगर उसमें जी सर। इनकॉम्पिटेंस फिर जरूर लगा दीजिए, क्यों नहीं। सर यानी अगर यानी हम सर्जरी के दरमियान ही अगर पेशेंट को दोबारा से यानी अंडर एनेस्थीसिया ना करना चाहें नेक्स्ट प्रेगनेंसी में या नेक्स्ट जो है वो दोबारा से प्रोसीजर में ना करना चाहें, तो हम प्रोफाइलेक्टिकली लगा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। क्यों नहीं, अगर आप कोई सर्जरी कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसको एडिशनल प्रोसीजर या इंटरवेंशन की जरूरत है जो पहले काउंसिल नहीं किया गया, बेहतर है उसके रिश्तेदारों को काउंसिल कर दें और लगा दें। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था। एक पेशेंट थी, सर मैं ओपीडी कर रही थी तो उस दौरान आई थी वो। तो सर वो एपीएलएस की पेशेंट थी ना। तो सर जी। उनका ये था कि उसकी ना सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी भी थी। तो उसको हम्म। ना जब सर क्लास लगाते थे ना सर, तो वो हेपरिन पे होती थी। तो सर अगर 3 घंटे पहले भी हेपरिन बंद करते थे तो बेबी आईयूडी हो जाता था। नहीं नहीं, 3 घंटे बंद करने से तो नहीं होता ना सर ये। 2 दफा पेशेंट के साथ यही हुआ। नहीं नहीं, वो फिर वजह हेपरिन was not the cause or treatment of that IUGR। उसकी IUGR की कोई और वजह होगी, क्योंकि देखे ना। सर आईयूजीआर नहीं सर, आईयूडी। आईयूडी से, हम्म। आईयूडी का मतलब है कि रिड्यूस एंड देन लैक ऑफ सर्कुलेशन टू द बेबी। जी। तो अगर उसने आपने प्रोसीजर से पहले डॉपलर किया हुआ है हम्म। और वो डॉपलर में सर्कुलेशन ठीक है, जी। तो वो बंद करने से फौरन तो नहीं ना हो जाता उसका क्लोजर ऑफ सर्कुलेशन। नहीं, वो फिर उसकी वजह हेपरिन आप वैसे दे रहे हैं क्योंकि हिस्टोरिकली उसको हेपरिन की जरूरत होगी, लेकिन कॉज ऑफ आईयूडी जो है वो हेपरिन का स्टॉपेज नहीं है। मैं कहूँगा उस पेशेंट का आप डॉपलर यूट्राइन आर्टरी का और हम्म। कॉर्ड का करवाते रहिए, और उसमें अगर रिवर्स फ्लो नहीं है तो फिर आप उसको हेपरिन बंद कर सकते हैं और लगा सकते हाँ। सर अगर ये ऑप्शन हो कि हम हेपरिन बंद ही ना करें और वैसे ही लगा दें। हैं। फिर आपको मुश्किल में पड़े। 1 मिनट में फरक साहब का टेलीफोन है, सुन लो। जी जी। जी। जी, वालेकुम सलाम। मैं यार ब्रूफन तो रेगुलरली हो गया है, रात भी खाती है, सुबह उठ के भी खाती है। हाँ, थोड़ा मेरा हाल। वो बंद करती है यार, एक्सरसाइज तो मैं बंद कर दूँ।
तो ये फरज जमान साहब का टेलीफोन था, जो इन द मिडल ऑफ लेक्चर भी मैं लेने को तैयार था, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है किसका सुन। हाँ जी, तो बात ये हो रही थी कि पेशेंट की पास हिस्ट्री है आईयूडी की, आपने उसको एंटीकोगुलेंट्स पे डाल दिया है, हेपरिन लो मॉलिक्यूलर वेट, डेली उसको इंजेक्शन लगता है, और अब आप किसी वजह से उसका कोई प्रोसीजर करना चाहते हैं, प्रोसीजर के लिए जरूरी हो जाता है कि एंटीकोगुलेंट्स बंद कर दिए जाए, इस पे कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए, कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए। अभी किसी बच्ची ने बोला है फिर हेपरिन जारी रख के ही लगा देना, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, उसको ऐसी ब्लीडिंग होने लगी कि जो क्लॉट नहीं बनेगा, तो क्लोज नहीं होगी, बंद नहीं होगी, तो मुश्किल हो जाएगी ना, उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। लेकिन ये पेशेंट जो है, इसका रेगुलरली डॉपलर करवाइए और देखिए ब्लड फ्लो टू द बेबी कैसा है। मैं ये कहानी आप कहती है तो मान लेता हूँ, लेकिन मानने में जरा मुझे थोड़ा हिचकिचाहट है कि आपने हेपरिन बंद की 3 घंटे बाद बेबी आईयूडी हो गया ना। हेपरिन तो एंटी कोगुलेंट है, क्लॉट नहीं बनने देती, सर्कुलेशन जो है बेबी की वो उसको ना इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है। तो आपने हेपरिन बंद की 3 घंटे बाद 2 दफा हो गया। द कॉज ऑफ आईयूडी इन दैट केस वाज रिड्यूस ब्लड फ्लो, उसी वजह से आईयूजीआर, और उसका ट्रीटमेंट ये एम्पिरिकली हम हेपरिन भी देते हैं, लेकिन कॉज इज समथिंग एल्स जो आपको इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। एंड मुमकिन है कि कॉज ढूंढ के आपको पता चले आप उसका ट्रीटमेंट दे ही नहीं रहे या दे नहीं सकते, लेकिन वो और बात है। तो ये आपका जो सवाल है कि 2 दफा ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ इस वजह से द कॉज ऑफ आईयूडी वाज नॉट हेपरिन or clot formation, it was something else. तो वो ब्लड फ्लो से आपको पता चल जाएगा कि उसका ब्लड फ्लो जो है बहुत कम है या रिवर्स है, तो उसका फिर कॉज ढूंढिए, उसकी कॉज ट्रीट कीजिए। वो हो सकता है डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, एसएलई हो, कोई और मेल फॉर्मेशन हो, वो और कोई वजह हो सकती है, ये नहीं। चले आगे चले। आई होप कमल आई आंसर योर क्वेश्चन। यस सर, कमल थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू जी सर, सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर। देखिए ना, बहुत सारे हम ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन वो एम्पिरिकली होते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कॉज है कि नहीं, दे दो फॉलिक एसिड दे दो, एम्पिरिकली है। और इसी तरह डेली लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन लगा दो, ये सारा जो है वो डेफिनेट नहीं है कि वो अगर हेपरिन ना देते तो उसको आईयूडी नहीं होना था। सर वो एपीएलएस डायग्नोस केस है, और साथ मैंने बताया आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी है उनको, और मेटफॉर्मिन भी वो लेती रही है, लेकिन शुगर्स नहीं थे, उसको शुगर ठीक आती थी। जी, फिर आपने अब कहा ना कि उसको मल्टीपल कॉजेज थी, जी तो जी, मल्टीपल है सर। ऐसे तो कॉज ऑफ आईयूडी वाज नॉट दैट यू स्टॉप हेपरिन और 3 घंटे में ये हो गया, नहीं, वो नहीं हुआ। हाँ लेकिन आपने दूसरा सवाल पूछा, क्या उस पेशेंट को हेपरिन जारी रखें और फिर लगाएं ना, कोई हाँ जी सर। आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, उल्टा आपका लेने के देने पड़ जाएंगे। जी तो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जी जी सर। एंटीकोगुलेंट्स को बंद कर दिया जाए बिफोर एनी इंटरवेंशन और प्रोसीजर, वो फॉलो की। जी सर, थैंक यू सर। सर डॉक्टर रुखसाना। डॉक्टर रुखसाना आ गई? अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं,
मैंने 9-10 केस हिस्ट्री तैयार की हुई है आपके लिए। उनमें से 6-7 है फाइब्राइड और 3 है HRT की। मैं पहले आपको केस हिस्ट्रीज लिखवा देता हूँ। मैं ये समझाऊँ ये केस हिस्ट्री जो मैं लिखवाता हूँ और बाद में सारी कवर नहीं करता, फिर भी आपके लिए यूजफुल है कि घर जाके वो जो केस हिस्ट्री मैंने लिखवाई है वो उनको खुद आप रिहर्स कीजिए, देखिए कैसे होती। तो आगे मैं जनरली कवर कर रहा हूँ सारे एस्पेक्ट्स उस टॉपिक के जो इम्तिहान में हो सकते हैं। लेकिन केस हिस्ट्रीज लिख लीजिए। पहली पेशेंट है एज 35, पैरा 1+0, complains of heavy menstrual bleeding and shortness of breath. आपने उसको एग्जामिन किया तो यूट्रस इज 20 वीक साइज एंड नोडुलर, पहली केस। दूसरा एज 45, नलीपरस, complains of heavy menstrual bleeding, past history of myomectomy 10 years ago. अब एग्जामिन किया तो यूट्रस 8 to 10 वीक साइज। नेक्स्ट एज 25, प्राइमी ग्रेविडा, LMP 12 weeks ago, uterus is 18 week size and nodular. Next, age 30, para 3, complains of intermenstrual bleeding and postcoital bleeding. आपने एग्जामिन किया पर स्पेकुलम polyp is visible. Next, age 35, para 4+0, heavy menstrual bleeding, routine checkup पे uterus 8 to 10 weeks, ultrasound पे fibroids. Next, age 35, para 4, complains of heavy menstrual bleeding, ultrasound पे multiple fibroids, उनकी लोकेशन 1 and 2, next HRT, age 52, complains of hot flushes जो दिन में 5 से 10 दफा आते हैं। How will you manage it? Next, age 38, had TAH and BSO, total abdominal hysterectomy plus bilateral salpingophorectomy for endometriosis. उसकी subsequent management. Next, age 60, no complaints,
लेकिन आपके पास आती है कि उसको कंसर्न है कि वो पोस्ट मेनोपॉजल है, उसको बोनी फ्रैक्चर तो नहीं हो जाएंगे। चलें, लिख ली सबने आप? पहली वॉलंटियर है रुखसाना, है जी? है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आपके साथ पहला पेशेंट, एज 35, पैरा 1, complains of heavy menstrual bleeding and shortness of breath. आपने एग्जामिन किया, यूट्रस 20 वीक्स नोडुलर। जी फरमा दीजिए। Assalamualaikum. After mutual introduction and taking biographic data, I will confirm the findings given to me. Then I will ask about the last menstrual period of the patient, and then I will ask about the marital status, last born child, age of the last born child. Then I will ask about the history of her cycle, her amount, length and duration, and how many pads she is soaking, and this her cycle is regular or not, and is it heavy or normal, and it is and I will ask about if it is heavy, is it affecting her quality of the life. Then I will ask about her then I will ask about her history of the any intermenstrual bleeding or postcoital bleeding is present or not, and her history of any contraception, and history of the pap smear. Then I will ask about her past obstetric history, her previous mode of deliveries, and her sexual history. And then I will ask about her other complaint, that is she has history of she has history of the shortness of the breath, for how long she has this problem, and she has fatigue. Is this on mild exertion or on heavy work? And then I will ask about any history of the cardiac disease, or any history of the shortness, any history of asthma or any respiratory problems, and any other history of, I will ask about TB, any hypertension, and any other any autoimmune or disease is present or not. And then after this one, I will ask about family history of these diseases, if there is any history of hypertension, cardiac disease in the history. And then I will ask about her past medical history, what she is taking, any history of any drug intake, any allergy to any drug. Her personal history, if she has smoking or any drug abuse or any cocaine abuse. Then I will ask about socioeconomic history, and then I will, after this one, I will move on to the examination. After general physical examination, for the general physical examination, I will first check the BMI of the patient, and then vitals, blood pressure, pulse, temperature, and the respiratory rate. I will check for her for pallor, cyanosis, and thyroid. Lymph nodes, I will check thyroid enlargement, and then I will check for the lymph nodes. And then after that one, I will check the breast examination and chest examination I will do, and then move on to the abdominal examination. On the abdominal examination, I will first do the inspection. On inspection, I will check the any scar mark, any stria, and any visible pulsations present or not. Then I will check the move on to the palpation, if on superficial palpation, and then on deep palpation, I will check for any tenderness. Then I will do the bimanual examination. Any on per abdominal examination, I will check for any mass, any feeling of the mass, and any size of the mass if present. And I will check the I will check its mobility, and as it is given, this is 20-week size, I will confirm it, and I will also do the bimanual examination to check the size of the uterus, and then its mobility, is it moving, or the mass is moving or not, and its
adnexal tenderness I will find, and any any pathology, any tenderness found in the pouch of Douglas I will find. And then on par as there is then after this one I will move on to the investigations. For the investigations, I will first do the baseline investigations, in which I will check complete blood count with the hemoglobin, with date and time, and total leukocyte count and the platelet count. After that one, I will do the midstream urine, and in which this I need to find the glucose level or any protein present or not, and then I will check her blood group and viral markers, that is hepatitis B surface antigen, anti-HCV or anti-HIV if present or not. Then after this one, I will move on to the specific investigations, in which I will have the TVS scan, and the para-abdominal scan if present, in which I will check the size of the uterus, any adnexal pathology, and the myometrium, endometrial thickness, and the myometrium echogenicity. And then in this one also, after that, then I will move on to the management. The management, I will counsel the patient regarding the disease, that she has fibroid uterus, and then सर वो मुझे इसकी विशेष भी पूछनी थी, इसकी क्या जी? वो विशेष पूछनी थी, उसकी हिस्ट्री में वो रह गई हैं. History, I need to find the wishes of the patient, if she has what she need, what is the problem of this one, she need what treatment she want for heavy menstrual bleeding or for shortness of breath. Then according to that one, I will move the counseling of the patient, that she has fibroid uterus. And then as she has also the shortness of breath, I will check her hemoglobin level. I will optimize her status of the anemia, and according to that one, according to the investigations, I will manage her anemia for the shortness of the breath. And then I will move on to her other complaint, that is heavy menstrual bleeding. For this one, I will check if she has medical treatment, or before that she has medical treatment done or not. I will prescribe her first Prazamine and Ponstan Fort, and I will move on to the hormonal treatment for her. Then if she has already taken these treatments, then I will move on to the other treatment for her, that is I will move on to the Mirena. For that, I will counsel her for Mirena in intrauterine device. And if there is any other if she is not willing for that one, then I will counsel her for the surgical options, she can have an endometrial ablation or all, if she need. I will, and other option is hysterectomy. I will तो मुझे भी तो बोलने का मौका दीजिए. आपके 7 पूरे हो चुके हैं, घंटी बज चुकी है. आप यहाँ पे रुक गई, आगे अगले स्टेशन पे गई. डू यू थिंक आप इस स्टेशन पे पास हैं? बता दीजिए, आप खुद ही बता दीजिए, आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए. घंटी बज गई, आप अगले स्टेशन पे चली गई, आप बाहर निकल के कहेंगे कि ये स्टेशन जो था उस पे मैं पास हूं, कह सकती हैं आप? कह दीजिए हाँ या ना, कुछ तो कहिए ना. यस सर. क्या कहा आपने? सर क्योंकि वो फाइंडिंग्स नहीं मिली साथ साथ मुझे नहीं पता क्या मिला क्या नहीं मिला. आप 7-8 मिनट बोल के, एग्जामिनर ने तो एक लफ्ज नहीं बोला बीच में, तो आप का टाइम खत्म हो गया, आप चली गए आगे. आपके ख्याल में वो एग्जामिनर आपको पास कर देगा? चलो 6 नहीं तो 5 नंबर दे देगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मेरी हिस्ट्री बड़ी, पहला केस था, बड़ी सिंपल सीधी हिस्ट्री थी. पेशेंट 35, एक बच्चा उसका हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग,
और मैंने खुद ही कह दिया कि उसकी यूट्रस, मैंने लफ्ज कहा, उसकी यूट्रस 20 वीक्स की साइज है और नोडुलर। आपने उस न वक्त जाया किया, उसकी मेडिकल हिस्ट्री पे पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रही आप, और उसकी जो भी हिस्ट्रीज ली गई उनमें से शायद कुछ भी रेलेवेंट नहीं था। बाबा मैं कह के थक गया, वो कहना भी बंद कर दिया मैंने कि जो डेटा दिया गया है उस पर गौर करो, उसकी बात आगे बढ़ाओ। एज ए पेशेंट जिसका यूट्रस 20 वीक्स की साइज है, नोडुलर है, मैंने लफ्ज नोडुलर बोला, और उसको हैवी ब्लीडिंग है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है। यहाँ पे क्या रह गया था कि आप 2-3 बातें करके उसके मैनेजमेंट पे न जाती। अब तक उसकी क्या मैनेजमेंट हुई है, कुछ नहीं पूछा आपने। आपने मरीना डाल दिया। बाबा 20 वीक्स यूट्रस है, हम मरीना से उसका इलाज कर रही हूँ, क्या हो गया है? ले जी, इस पे मैं आपको फाइब्राइड के मैनेजमेंट में आपने ये 5 बातें कहनी है मैनेजमेंट में कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। जल्दी से डायग्नोसिस कंफर्म करके उसका ट्रीटमेंट पे आइए। ट्रीटमेंट के 5 हेडिंग हैं, 6 हेडिंग है। नंबर 1, लिख लीजिए ये 6 बातें, आपने इन पे गौर करके निकालना है इस पेशेंट का मैंने क्या करना है। नंबर 1, एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट, कि कुछ भी ना करो। वेट, इंसिडेंटल फाइंडिंग है फाइब्राइड, आपने कुछ नहीं करना उसका, अगर वो बॉदर नहीं कर रहा कुछ भी नहीं करना। नंबर 2, मेडिकल ट्रीटमेंट। Generally, these patients are anemic because of fibroid, heavy menses. Medical treatment of anemia, and treatment of fibroids. वो हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। नंबर 3, यूट्राइन आर्टरी एम्बुलाइजेशन। ये इन्वेजन मिनिमम उस लिहाज से मैंने इनको किया है। यूएई, आज राशिद लतीफ ने कह दिया हर एक में ना ये ठोकना। यूए की इंडिकेशन कुछ फर्क है, हर एक के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मिनिमल इन्वेजन है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है उसको। नेक्स्ट, पाकिस्तान में हमारे पास नहीं है लेकिन जनरली बाहर है, एमआरआई गाइडेड अल्ट्रासाउंड अब्लेशन। नंबर 5, सर्जिकल में मायोमेक्टमी और हिस्टेरेक्टमी। ये जो 5 मैंने बातें कही हैं, उस पेशेंट में जो आपको पेश किया गया है आपने उसका क्या करना है। एम्फेसिस शुड बी ऑन, वक्त आप 3-4 मिनट लगाए ट्रीटमेंट पे। इन्होंने सारा वक्त जाया कर दिया हिस्ट्री टेकिंग पे। क्योंकि एग्जामिनर इंटरेस्टेड इस बात में है कि फाइब्राइड की पेशेंट आप उसके ट्रीट कैसे करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे।
उसका अनीमिया ठीक करेंगे, उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट देके उससे काफी समझेंगे, या यूएई करेंगे या एमआरआई गाइडेड अल्ट्रासाउंड करेंगे। ये सारा कुछ नहीं करेंगे फिर आएंगे आप मायोमेक्टमी या हिस्टेरेक्टमी। डोंट जंप एट इट, डोंट जंप एट इट। सर, ये आप इन जनरल बता रहे हैं, इस केस से पर्टिकुलर बता रहे हैं? आपने ये पांचों चीजों पे गौर करके उनमें से क्या आप करेंगे उस पेशेंट पे फिट करना है। जी सर। ये सारी बातें इस पेशेंट पे नहीं लगती। इसका एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट करेंगे। जिसकी यूट्रस 20 वीक्स की है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, और उसकी हीमोग्लोबिन हैवी हैवी ब्लीडिंग की वजह से उसको डिस्निया है, आप उसका एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। एक्सपेक्टेंट मींस इंसिडेंटल फाइंडिंग है, फाइब्रॉइड है, कुछ भी नहीं करना। अगर वो 6-7 है, सब सीरियस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज पड़ा रहे, फिर क्या कहता है। लेकिन यूएई आजकल अवेलेबल है, वो यंग पेशेंट, अनमैरिड पेशेंट या जो नलीप्रस पेशेंट के लिए नहीं है, लिख लीजिए, नहीं है, जो कि दैट अफेक्ट्स ओवेरियन फंक्शन एज वेल। प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो जाता है। एमआरआई गाइडेड अवेलेबल नहीं है। फिर आ गया इस पेशेंट पे, तो के इसकी मायोमेक्टमी करेंगे कि हिस्टेरेक्टमी करेंगे। सीधा जवाब है, शी इज 35, ओनली वन चाइल्ड, हम प्रेफरेबली मायोमेक्टमी करेंगे। इतना सा कहना था, आप पास हो जाती, आप पास हो जाती। आप वहां तक पहुंची ही नहीं। यू केप्ट वेस्टिंग योर टाइम। उसको डायबिटीज की हिस्ट्री है, उसको और मेडिकल हिस्ट्री है, और वो आप खुद ही रियलाइज किया उसका रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कुछ कहने के लिए आपके पास टाइम नहीं था, कहना भूल गई, और वगैरह वगैरह। ना, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। सीधी आप आते, यदि ये 35 है, एक बच्चा है उसका, मैंने खुद कहा यूट्रस का साइज 20 वीक्स है, नोडुलर, और मैं क्या कहता कि उसको फाइब्रॉइड है, सीधा कि ये साइज है, तो फिर शी नीड्स मायोमेक्टमी आफ्टर प्रॉपर प्रेपरेशन। पहले एनीमिया का ट्रीटमेंट करूंगी, फिर ये करूंगी, फिर गल मुक जाती। ज्यादा से ज्यादा ऐड करते कि जी मैं आपकी फाइंडिंग को रिकन्फर्म करूंगी बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, बाय अल्ट्रासाउंड, बाय सब। फिर आप होती पास। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बुरा ना मानिए, मैं तो आपका हाथ पकड़ के कुएं तक ले जाता हूं, आगे पानी पीना आपका काम। सीधी सीधी बात, इतनी सी बोलनी थी आपने। आप 7 मिनट की बजाय 5 मिनट में आपका टेबल वो ऑस्की में वो केस खत्म हो जाता। 2 मिनट एग्जामिनर में भी अंट शंट मारना पैदा। आपने तो उसका ट्रीटमेंट सही कर दिया। चलो जी, नेक्स्ट कैंडिडेट है हादिया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से बोल रही हैं हादिया? सर, मैं लाहौर से। हमारे शरीक कौन से अस्पताल में काम करती है? सर, अभी करंटली कहीं पे काम नहीं कर रही हूँ। मेरी 2 इयर्स की ट्रेनिंग लेडी विलिंगटन से और 2 इयर्स की सीएमएच मुल्तान। 2 ईयर्स की मुल्तान से? जी, सीएमएच मुल्तान। अच्छा, चलो। जी।
मेरा तो तलक मुल्तान से बहुत है। चलो, जी तो सर। सेकंड सर। हमारे शरीक अस्पताल से ही हो गई ना। जी सर। भला शरीक क्या होते हैं? सर शरीक अच्छे नहीं होते, इसलिए मैं खामोश हूँ। नहीं, एक बच्चे ने लाहौर में रहते, ये शरीक का लफ्ज गांव में इस्तेमाल होता है बहुत, तो जी सर। और में रहता था, वो अपने दादा से शरीक शरीक का लफ्ज सुनता था। तो एक दिन उसने पूछा बच्चे ने, दादा ये शरीक कौन होते हैं? तो दादा कहने लगा, शरीक वो होते हैं जब खुदा न खास्ता आपके घर में कोई गमी हो, कोई फौतगी हो, वो आपके गम में आके शरीक होते हैं, वो भी गम करते हैं। जी सर, ये तो अच्छे हो गए। और लेकिन शरीक वो है जो गम के मौके पर आके गम करते हैं आपके साथ, लेकिन आपके घर में कोई खुशी हो फिर भी गम करते हैं। हाँ ठीक सर। ये ऐसे ही होते हैं शरीक। मुझे आइडिया नहीं है इतना। इनको ही शरीक कहते हैं तभी। तो इट्स नॉट ए गुड टर्म। जी सर, जो मेरा ये तो चले जी, आपका टाइम नोट कर लिया मैंने। एज 45, पैरा 0+0, कंप्लेन्स ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और पास्ट हिस्ट्री है 10 साल पहले उसकी मायोमेक्टमी हुई। जी सर। जी फरमा दी। Ji. After the confirmation of the details given and mutual breathing, I will inquire my patient's presenting complaint of heavy menstrual bleeding, since how long she is having this complaint, how this is affecting her quality of life, and inquire about the detail of the heavy menstrual bleeding, like how many pads she is soaking, how is the regularity of her cycle, how many days she has in a cycle of for bleeding and the bleeding free days, and any history of passage of the clots or the pooling, and how this is affecting her quality of life in terms of shortness of breath or inability to perform her daily routine activities. Then I will ask my patient concerns regarding her nulliparity and her presenting complaint of heavy menstrual bleeding. Since my patient is nulliparous, I will inquire detailed history of her infertility regarding her husband, semen analysis, and in the past years, since how long she has been married and how many ways she has been treated for that, and she's been informed about her infertility workup and all the workup she has been done for that so far. Then I will ask my patient about the history of myomectomy that was done 10 years back. When the myomectomy was done, what was her symptoms, and how was her recovery after the myomectomy, like last 10 years? Was there any history of, again, development of heavy menstrual bleeding, or this has started again from the recent now? And I will ask my patient that what were her plans after myomectomy? Did she tried for the pregnancy? How much her quality of life was improved by then? And I will also inquire my patient about what are her concerns of her visit to me now, like is she being bothered with the nulliparity, infertility, or her heavy bleeding? And then I will inquire any associated comorbidities present in my patient, any other significant surgical history, and any importance in her family history or socioeconomic status, and then I will proceed towards her examination, which is given to me is a uterine size of 8 to 10 week size. I will inquire my patient. Sorry, I forgot to ask about the pressure symptom that she might be having with the 10 to 8 week size uterus. Any complaint of dyspepsia, constipation, or lower abdominal pain or heaviness in the lower abdomen. And then I will proceed towards the examination of my patient by checking her BMI, her vitals, and her general physical examination, followed by systemic examination, and then I will do the local examination of the abdomen by looking for the
mass, its size, its location, and its margin, and its consistency, and the presence of any other visceromegaly or ascites, and if any need, then I will do the per speculum examination for the presence of any abnormal or pathological discharge, and will perform the bimanual examination to assess the size of the uterus, its mobility, its tenderness, and whether the mass of the abdomen is moving with the uterus, any adnexal fullness. Then, sir, I'm done with the history and examination. Now, for the management of my patient, I will be requiring some investigation that include her general health profile investigation, blood complete analysis for the hemoglobin gram per deciliter, and platelet count, and then blood group and Rh factor, urine complete analysis, and viral serology. In the specific investigation, I would like to see her ultrasound abdomen and along with the transvaginal ultrasound scan. Sir, any positive finding in that? No, कोई नहीं. Okay. Fibroid, multiple fibers. I will explain my patient about her diagnosis, that she is having a fibroid uterus. That is the cause of her heavy menstrual bleeding. And I will ask my patient about her concerns related to her infertility. Does she want to have the kids at this stage of the life? What are her plans with her husband related to that? And then I will proceed towards the management plan that we can offer her with for the heavy menstrual bleeding. I will first of all start her with the conservative management of prescribing tranexamic acid and anti-tranexamic acid and hormonal medication to control her heavy menstrual bleeding, to improve her quality of life. And then I will counsel my patient, since she is at 45 years of the age and she is in proximity to her menopausal age, and this tumor is a benign tumor which tends to regress once the patient reaches to the menopause. So we can either wait for that time and improve her quality of life by prescribing the expectant management, or if she want a radical and absolute treatment for her condition right away, we can also give her the option of myomectomy. But this also depends upon her concerns with the fertility also. Along with that, after the expectant management, if we have a plan of surgical intervention, we will put her on the adjuvant therapy of GnRH analogs or ulipristal acetate, so that the size of the fibroid regress, and then we plan absolute treatment for her fibroid, so that the surgical intervention is not that hard, or her HB is corrected, and there is a better recovery of the surgery also. And if she is willing for the surgery, I will be giving her the options of I will be giving her the options based upon the location of the fibroid and its FIGO staging, whether it is stage 0, 1, 2, or stage 3, 4, and 5, 6, and we have the option of hysteroscopic myomectomy. Also, if we can also give her the option of laparoscopic or open myomectomy. खत्म हो गई. Yes, sir. अब कंफर्टेबली पास हो जाती अगर आपका ट्रीटमेंट फोकस ऑन टू फाइब्रॉइड या जो भी है प्रॉब्लम उसको पे रहता. आप बार बार उसकी इनफर्टिलिटी का जिक्र किया. पहली दफा तो मैंने मान लिया, ठीक है. दूसरी बार मैं आपसे एक सवाल सीधा पूछता हूँ. Forget about everything. A patient age 45 comes to you. मेरी 10 साल से शादी है, कोई बच्चे नहीं. आप उसका क्या करेंगे, क्या इलाज करेंगे? Forget about fibroid pit. अगर कोई कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी डॉक्यूमेंटेड या हमारे पास नहीं है, तो फिर देन आई विल रेफर हर टू फॉर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक. You think so? इसी पे आप
अच्छी भली पास हो जाती, आप फेल हो। इट मीन्स कि आपको अंदाजा ही नहीं कि इनफर्टिलिटी में एज 45 पेशेंट की हो तो उसके ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, IVF, ICSI वगैरह वगैरह के क्या चांसेस हैं? You have no idea at all. Now they are very, very low, but just I agree with you. तो आप वो लो जो है उसको इतना कह के कि आपके चांसेस ऑफ फर्टिलिटी तो वेरी वेरी दो वेरी वेरी बोला आपने लो, तो क्या इस पेशेंट की आप मायोमेक्टमी करके फिर ART करेगी? आप मुझे जवाब ये दीजिए, मैं आपका एग्जामिनर हूँ। यही केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपने इनफर्टिलिटी पे इतना जोर दिया कि जी ये पेशेंट को एज 45, इसके मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, आपने कहा जी मैं मायोमेक्टमी करती हूँ, उसके बाद आपकी IVF, ICSI जो भी होगा वो हो, आप ये कहेंगी? सर नहीं, मैं ये कहूंगी कि being a nulliparous woman, I would just concern her wishes for the fertility, despite of the fact I can't offer her any treatment for that, but the main treatment I am doing is for heavy menstrual bleeding. लेकिन मैं उसको इग्नोर भी नहीं कर सकती कि वो nulliparous है। नहीं, आपने कहा कि उसको बच्चों की जरूरत है, मैं करूंगी उसकी, आपने बोला। जी, मैं उसकी फर्टिलिटी विशेस पूछूंगी सर कि वो क्या कहती है, फिर मैं उसको ऑप्शंस दे दूंगी। चाहती है बच्चे, वो बच्चे चाहती है, विशेस, बट पेशेंट एज 45, आप उसकी मायोमेक्टमी करेंगी? मेरा सीधा नहीं सवाल। सर, नियर टू मी नहीं सर, नहीं करूंगी, तो नियर टू फिर मेनोपॉज है। आप उसको ये चॉइस क्यों दे रही हो? जी सर। तभी मैंने फेल किया आपको। पेशेंट एज 45 वो फाइब्रॉइड के साथ है, उसका फर्स्ट चॉइस तो हिस्टेरेक्टमी है बाबा। जी सर। उसको फर्टिलिटी की ख्वाहिश है, उसके अपने बच्चे नहीं होंगे, वो तो डोनर एग, सरोगेसी उस तरफ जाएगी। एडॉप्शन। अडॉप्शन, वेरी गुड, आई लाइक इट, अडॉप्शन की तरफ जाएगी। तो इसलिए उसका पहले मायोमेक्टमी एक दफा हो चुकी है, दूसरी दफा आप फिर मायोमेक्टमी करोगे, फिर तीसरी दफा करोगे, तो इट्स नॉट फेयर टू द पेशेंट। तभी मैंने मायोमेक्टमी की हिस्ट्री डाल दी थी बीच में। तो इसी दूसरी दफा अगर उसको सर्जिकल ऑप्शन देंगे तो हिस्टेरेक्टमी की देंगे, अदरवाइज उसको एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट पे रख लें। फर्टिलिटी के चांसेस नहीं है जी इसमें, सर, ठीक हो गया। इसमें फर्टिलिटी के चांसेस नहीं है। एनी पेशेंट हु इज ओवर 40, उसके फर्टिलिटी के चांसेस थ्रू ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स नहीं है। सारी दुनिया में कोई IVF सेंटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता डूइंग IVF और ICSI। ठीक हो बाहर गया सर। तो 37 के बाद नहीं लेते उनको। तो इसलिए आपको ये अल्फाज बोलने चाहिए थे, बिकॉज ऑफ हर एज फर्टिलिटी चांसेस आर नेग्लिजिबल। आपने वेरी लो बोला, मुझे वो भी कबूल है, very low. Hence, the surgical treatment of choice, because she had myomectomy, she is 45, is hysterectomy. वो चाहे लेप्रोस्कोपिकली कीजिए चाहे ओपन कीजिए, फुल स्टॉप, टॉप पास। बाबा, मरीज को सही ट्रीटमेंट देना भी आपका फर्ज है। सर मोदी इस एज में सर जी, इस एज में सर 45 इयर्स पेशेंट है, हम हाँ, इसको एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट नहीं दे सकते? अगर फाइब्राइड खुद रिजॉल्व हो सकता है वो आफ्टर मेनोपॉज। उसकी 10 साल और रहने हैं मेंसेस। आजकल मेनोपॉज की एज है 55। Do you want her to suffer from heavy menses for next 10 years or so? नहीं। सर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का दे सकते हैं ऑप्शन? बिल्कुल, that is number 1 इम्तिहान के हिसाब से।
दैट इज नंबर 1। इसमें पेशेंट के लिए द बेस्ट एज 45, नलीपरस, multiple fibroids, previous myomectomy, number 1 choice is UAE. So we could better have asked her about her desire to conserve her uterus or not. If she's clear about तो वो कह दीजिए। अगर वो कहती है आपने ट्रीटमेंट जो नंबर 1 आपका है मेडिकली स्पीकिंग ये है यूएई और हिस्टेरेक्टमी, लेकिन अगर वो नहीं मानती फिर मजबूरी है, आपने नंबर 1 देना है। वो पेशेंट कहती है नहीं मैंने यूट्रस को कुर्बान नहीं करना, वो तो पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट कहती है मैंने यूट्रस को नहीं निकलवाना, तो आप मजबूर नहीं कर सकते उसको कि यूट्रस को निकलवाओ। सो इन दिस पेशेंट जो भी आप में से किसी ने बोला वेरी राइट कि एज 45 चाहे बच्चे हैं या नहीं है, हैवी मेंसेस, प्रीवियस मायोमेक्टमी, अब फिर दोबारा फाइब्रॉइड है, आप में से किसी ने नहीं अब तक बोला कि फीगो की क्लासिफिकेशन फीगो 1 2 3 4 5 6 7 मैं करूंगी न पिछले केस में बोला गया ना इस केस में बोला गया। और उसके मुताबिक फिर इन दिस पे फर्स्ट ट्रीटमेंट इज यूएई, सेकंड ट्रीटमेंट इज हिस्टेरेक्टमी। वो लैप्रोस्कोपिकली भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है, जो भी। चलो नंबर 3 और कोई वॉलंटियर है? एनीबॉडी? जी सर मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई है रोल फाइब्रॉइड में? सर यूलिप्रेस्टल एसीटेट या जीएनआरएच एनालॉग्स? मीनोपॉज के पास पहुंच रही है, पहले ही उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, आप ये जीएनआरएच एनालॉग लगा के तो उसको और प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, क्योंकि जीएनआरएच एनालॉग का साइड इफेक्ट है ना? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं। सर अगर पेशेंट माने ही ना कि मैंने हिस्टेरेक्टमी नहीं करानी और मैं तो हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने। आपका फर्ज है पहला, आपका जो बेस्ट ट्रीटमेंट मेडिकल स्पीकिंग है वो सजेस्ट करना, मरीज का अपना राइट है, उसको एक्सेप्ट करे ना करे। इफ शी डजंट एक्सेप्ट देन यू कम टू नंबर 2। तो जैसा आप में से किसी ने कहा, वो कहते हैं मैंने तो यूट्रस नहीं निकलवानी, फिर नहीं निकलवानी तो ना निकलवाए, फिर मायोमेक्टमी कर लीजिए। पहले यूए आपके पास अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल है तो फिर उसमें तो यूट्रस बन जाती है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं नली प्रस के जी यूए ना करवा लो, मुझे बिठा के काफी देर लगती है उनको समझाने में यूए मींस ओवेरियन इनसफिशिएंसी। फिर बात आगे जाए। चले हम काफी स्लो हो गए, हार्डली एक केस और डिस्कस है। चलो जी, कोई है? कोई नहीं है वॉलंटियर? अरे फिर नहीं है तो बस केस इसी में लिखा दी, तो आप फिर अगले बुध को मुलाकात होगी। क्या करते हो? नो सर, नहीं सर मैं कर दूं? सर मैं कर देती हूँ। बख्तावर लाड़काना से हो? यस सर। तुम अकेली बख्तावर हो लाड़काना में? पिछली दफा तो मैंने पूछा था हर लड़की बख्तावर है, तुमने कहा था नहीं। सर यहाँ पे हैं, दूसरी भी हैं बख्तावर। बहुत है, लेकिन पिछली दफा भी आप ही थी। यस सर, पिछली दफा भी मैं ही थी। तो कोई और नहीं बोलता तो थैंक यू, आई रादर थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंटर, क्योंकि वरना मैं तो क्लास इस वक्त खत्म कर देता। यस सर। इस बात पे बहुत नाराज हूँ आप लोगों से। बाबा यहाँ तुम कमरे में बैठी हो, घर में बैठी हो, कोई देख नहीं रहा, तुम्हें हिचकिचाहट किस बात की है कि प्रेजेंटर नहीं बनती?
होता है ना क्लास में कुड़ियां हंसनगियां, ये हमें इनहिबिशन सी है, लेकिन यहाँ तो कोई हंसने वाला नहीं आपको यस सर। है। मैं बख्तावर पे हंसता हूँ तो मैं हंसू तो जरदारी आके मेरा चलान कर देगा कि मेरी बख्तावर। नो सर। चलो, तीसरा केस था हमारा, एज 25, प्राइमी ग्रेविडा, यस सर। कम टू यू विद पेन एब्डोमेन। आपने एग्जामिन किया, यूट्रस से 18 वीक्स और नोडुलर फील होती। यस सर। फरमा दीजिए बख्तावर। Okay, sir. Sir, after mutual introduction confirming the demographic details, I will ask the missing biodata, including the patient. I will ask the LMP to calculate the period of gestation and expected date of delivery. Then I will ask the details about the abdominal pain, that duration, onset, and severity of the pain, aggravating and relieving factors, and any associated urinary symptoms and bowel symptoms, and is there any pervaginal bleeding or leaking patient have, and I will ask her about any dating scan done to whether it is singleton or multiple pregnancy, and and also check the viability of the fetus, and any other pathology in the uterus. Then after that, I will ask her about any previous history of any abdominal pain or any other complaint before the pregnancy, and I will then ask her about ma'am, sir, uh, after that, any menstrual problem, patient have previously before the pregnancy, and I will ask her about any nausea, vomiting, and any nausea, vomiting in this pregnancy, and I will ask what treatment patient had taken till now, and what investigations had done, and any anomalies can done till now, and then I will ask about comorbidities for that patient taking for treatment for the long time, and any significant surgical history, and any significant family history and socioeconomic, like smoking, drug addiction, alcohol, and I will ask her about drug allergy, and um and then I will move towards the examination, including the BMI, vitals, and PLR, check for the PLR, and any thyroid enlargement, and then any routine systemic examination, and per abdominal examination, I will check for scar marks, pigmentation, and distension of the abdomen, and then I will palpate the abdomen and check for the symphyso-fundal, check for the any tenderness anywhere in the abdomen, and then I will do the symphyso-fundal height, and check the fetal heart sounds. ठीक, चलते जाइए। Then, sir, I will move towards the investigations. In baseline investigations, I will do the complete blood count with the hemoglobin, total leukocyte count, platelet count, blood group, and Rh factor, fasting blood sugar or random blood sugar, whichever is available, and urine complete examination for pus protein and sugar and leukocytes, nitrites, and viral serology for hepatitis B, C, and HIV. एंड Then. ये सारा कहने के बजाय आप एक इन्वेस्टिगेशन इन एडिशन टू नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो स्पेशल है वो बोल दीजिए। Yes, sir. वो Sir. in Okay, sir. addition other investigation
I will ask for this जो आप specially interested. Yes, sir. In addition to routine investigations, I will I will review the dating scan of the patient to check for singleton or multiple pregnancy and any pathology in the uterus, um, and any anomaly scan if available for detailed anomaly scan. ये चलो Sir, आप काम करने के लिए आपको कहना ये था कि जो है नोडुलर यूट्रस है ना, तो yes, sir. मैंने क्या आपको कि उसमें फाइब्रॉइड है। यूट्रस को नोडुलर क्या बनाता है? फाइब्रॉइड। तो मैं फील करना चाहूंगी कि वो कितने नोड्यूल फील होते हैं या टेंडर है या क्या, इसका नोड्यूल पे फोकस करके वो बताना था। और उसी के लिए फिर हमने अल्ट्रासाउंड भी कर लिया। अल्ट्रासाउंड भी कर लिया कि उसमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स निकल आए। चलो आगे चलो फिर। May, sir, type and Figo type of the fibroid. What is the Figo type of the fibroid? I'd like to find out the Figo classification of the fibroid present. Chalo, there are multiple small fibroids. और fetus 18 weeks का है और सब कुछ ठीक है। चल आगे चलो। Okay, sir. Then I will offer the support and tell her about the diagnosis that this is 18 weeks gestational age with multiple fibroids. I will tell her I will involve the MDT, including me as a obstetrician and anesthetist and pediatrician. Then I will tell her the treatment options. I will do the conservative treatment. I will do the conservative treatment in terms of give her the painkillers. Give her the painkillers that is opioids or NSAIDs. And then if patient become stable and pain free, then I will discharge the patient and with a clear follow up plans and do the regular antenatal visits. Regular antenatal visits and do the anomaly scan and growth scans and also एक मिनट बताओ, ये सारा कोई बोलने के बजाय कि आपने फीको के उसके पूछ ली, मैंने कहा मल्टीपल स्मॉल फाइब्रॉइड्स हैं उसके, कह दिया आपको। तो अब उसके बाद आप अगर सिर्फ इतना कह देती कि इन दिस पेशेंट हु इज प्राइमरी ग्रेविडा 18 weeks pregnant with multiple small fibroids, we will not do anything surgically. yes, sir. Or because possibly she is having degenerative changes, वो red degeneration है जो भी इसका बोल दिया, the degenerative changes in the fibroids, I will give her analgesics, reassure her, continue pregnancy as up to term like routine normal pregnancy. बस आप पास हो जाते। ये 3 फिक्रे बोलने थे आपने। फिर मैं बोलता हूँ, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आपने बोला फिगो क्लासिफिकेशन, उसके बाद सर इसमें लोकेशन का सर फाइब्रॉइड की लोकेशन का रोल है, जैसे डिलीवरी के दौरान उसको जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है अगर सर्वाइकल फाइब्रॉइड हो या जी, ये मैंने सर्वाइकल का लफ्ज नहीं बोला, मैंने मल्टीपल स्मॉल फाइब्रॉइड्स का लफ्ज बोला। अगर स्मॉल फाइब्रॉइड डजंट मैटर, तो ये कह सकते हैं कि at 36 weeks I will re-evaluate for presentation, position and adequacy of the pelvis. ज़्यादा ये बोल दीजिए। लेकिन यहाँ पे आपका सिंपल एग्जामिनर को सवाल ये था, जवाब के ये मल्टीपल स्मॉल फाइब्रॉइड्स हैं, तो पेशेंट नीड्स ओनली एक्सप्लेनेशन एंड रीएश्योरेंस एंड एनाल्जेसिक्स फॉर पेन, नथिंग मोर।
pregnancy will continue as normal. Yes, sir. Thank you, sir. अब ये फिक्र, फिर ये कि पॉसिबिलिटी रिस्क जो है वो ये है कि उसको प्रीमेच्योर लेबर हो सकती है, वो फिर एक लफ्ज बोलने के बाद ज्यादा नहीं बोलना। Yes, sir. चलो जी, मुझे जाना है कहीं, वैसे भी टाइम हो गया 10:15 हो गया। अगला आप घर बैठ के ये 9-10 इस चीज को रिवाइज कीजिए। HRT की तो बात ही नहीं, मेरा ख्याल अगली दफा HRT भी करेंगे इन एडिशन टू कोई नया टॉपिक आप जो देंगे। बोलिए जी, HRT प्लस कोई टॉपिक तो बोल दीजिए। टॉपिक बोलने में भी आपको HRT है। चलो कोई नहीं बोलता। Ovarian insufficiency. Sir, premature ovarian insufficiency. वेरी एफिशिएंसी। चलो प्रीमेच्योर ओवेरियन। तो फाइब्रॉइड अब दोबारा नहीं करेंगे हाँ, सर? ये जो फाइब्रॉइड के केसेस रह गए हैं ये दोबारा ना करें? आप लोग पढ़ के इसको प्रैक्टिस करके आइए। जो कोई खास इन केसेस का मतलब बात करना चाहेगा फिर वो उस केस की बात कर लेंगे हम। ठीक हो गया सर। हम वी गेट स्टक विद द केस और पूरे होते नहीं है तो वही टॉपिक बार 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 आगे को बात बढ़ाएं। चलें, पहले आप कोई केस आप इन 6 में से कोई करना चाहेगा वो कर लेंगे, लेकिन अगली दफा HRT के 3 केस करेंगे, फिर प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। खुदा हाफिज। Thank you, sir. Thank you so much, sir. इमरान जी सर। है जी सर। कितनी कुड़ियां बैठियां सर टोटल 35 थी। देखो पहला तो कॉम्प्लीमेंट मैं आपको ये देती हूँ कि पता नहीं आप लोगों की उम्र क्या है, मैं सब कुड़ियां ही कहना है, आपको जवान समझता हूँ, लेकिन आपकी सोच जवान नहीं है तो ये बुढ़िया हो गई। Yes, sir. जवान सोच रखो बाबा, पूछो पूछो, घर में भी कोई बात हो तो पूछो, पूछने से मामला हल होता है, हल निकल आता है, सोल्यूशन आता है। ये चुपचाप दिल ची लेके बैठे रहो तो सोल्यूशन तो ना आया। या सिर्फ ये 5 मिनट के लिए वॉलंटियर नहीं आप करते, कितनी अफसोस की बात। 36 ऑफ यू, ओनली 3 वॉलंटियर्स, वो भी 3rd वॉलंटियर तो बख्तावर है, वो उसको नाम से ही उड़ान लगी हुई है तो वो आ जाती है। आप बोलते ही नहीं, खुदारा बोलो बोलो बोलो, बोलने की याद डालो, इम्तिहान में बोल के पास होना है। खुदा हाफिज। Allah Hafiz, sir. Thank you so much, sir.